with what do we mean by this word business studies? Business studies is the studies about the business, the state of being busy. So business का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता. Business does not merely mean an activity to earn the income or the profits. Business का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आप profit या income earn करो. Business का purpose क्या है? Business का purpose is beyond this. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको बिजी रखती हैं, जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिलवाती हैं फॉर एनी कंट्री. It is very much connected with our lives. So business satisfy our needs and wants by providing various types of goods and services. Business is the major economic activity in all modern societies. हर एक मॉडर्न सोसाइटी में बिजनेस एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. बिजनेस इज द वन सोर्स जहां से उस कंट्री को, उस इकोनॉमी को इनकम जनरेट होती है. राइट. सो बिजनेस एक वो सोर्स होता है. अब इस बिजनेस का पर्पस क्या है? बिजनेस का पर्पस होता है टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज एंड एक्सचेंज देम फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स थ्रू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर की जितनी सेटिस्फैक्शन होगी उसके थ्रू हम उसको रिसोर्सेज देंगे, उसको वैल्यू देंगे और वो उन वैल्यूज और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा फॉर हिज बेस्ट बेनिफिट. अब ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत पुराना है, इंडिया में चल रहा है एंड दे हैव एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. We all understand and know about हड़प्पा सिविलाइजेशन. हड़प्पा सिविलाइजेशन एक कमर्शियल सिटी होता था जहां मैक्सिमम ट्रेड एंड कॉमर्स चलता था. That they have played a vital role in making India to evolve as a major player in the economic world in ancient times. पुराने जमाने में स्पाइसेस, कुछ मेटल्स इंडिया से जाते थे, कुछ रॉ मटेरियल, चाय, ये सब चीजें इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी. ठीक है. सो बहुत सारे ऐसे सर्वेज हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो थे वो 3300 बीसी बिफोर क्राइस्ट. सो 3300 साल पहले, क्रिस्ट के पैदा होने से भी 3300 साल पहले वो ये सब बन गए थे. सो द सिविलाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड द कमर्शियल कनेक्शंस विद मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया आजकल ईरान को बोलते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब कलर्ड जेमस्टोन्स, पर्ल, सी शेल्स, ये सब उसमें एक्सपोर्ट होते थे. अब सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले देयर वाज अ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ही होते थे. उसमें गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कैश नहीं होता था. सो डाइवर्स टाइप ऑफ कॉइन्स चल पड़े. उसके बाद बार्टर के बाद बहुत सारे कॉइन्स चले. फिर मेटल शुरू हो गया, मेटल के कॉइन्स. मेटल के कॉइन्स के बाद ये हुंडी एंड चिट्ठी वर यूज्ड, जिसके थ्रू एक्सचेंज होता था. उसके बाद इंडिया का बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ है. राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स बनने शुरू हो गए. देन ट्रांसपोर्ट इनलैंड एंड मैरीटाइम. सो इनलैंड एंड मैरीटाइम, इनलैंड का मतलब है जो रोड ट्रांसपोर्ट जो विद इन द इंडिया होता था. मैरीटाइम जो सी के थ्रू होता था, जो समुद्र के थ्रू होता था ट्रेड. एंड उसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटीज बननी शुरू हुई हैं जो बेसिकली जिन्होंने ट्रेड शुरू किया एक्चुअल में. So, what do we mean by Indian banking system? Indian banking system means indigenous banking system. So, Indian banking system एक important role play करता है in lending money and finance to domestic and foreign trade with currency and hundi. So, currency और हुंडी के साथ साथ ये फॉरेन ट्रेड में बहुत हेल्प करता है. So, जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस होती गई, मनी सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो भी पैसा है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर्व होने लग गया. इससे क्या हुआ? द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मनी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटालिक मनी? द मेटालिक मनी इज द मनी विच इज मेड अप ऑफ मेटल्स. सो मेटल कोई भी हो, चाहे वो ब्रास हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, लेकिन लेड हो, इन सब चीजों की बनती थी. राइट. सो एनी वन ऑफ दीज एंड इट्स यूज एक्सेलरेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. पहले बार्टर सिस्टम होता था. अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप मेरे से वही सामान ले सकते थे जो मैं देना चाहता था, विच आई यू वांटेड टू सेल. बट विद द एडवेंट ऑफ दिस द मेटालिक मनी, अब ऐसा नहीं होता. अब आप जो चाहें वो सामान मेरे से ले सकते हैं और मेरे को पैसे दे सकते हैं. सो दैट इज द यूज ऑफ प्रेशियस मेटल्स. सो बैंकर्स बनने शुरू हो गए, जिसको सेठ बोलते थे उस टाइम पे, महाजन, सेठ्स. सो ये सब काम करते थे और उन लोगों से पैसे लिया करते थे. सो हुंडी एंड चिट्ठी, ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसके थ्रू मनी पास होती थी एक बंदे से दूसरे बंदे तक. हुंडी, व्हाट इज हुंडी? हुंडी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज
which was used in the Indian economy. इंडिया में ये हुंडी एक यूज होती थी. It was an important system of exchange. It involved a contract which warrants the payment of money. ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पैसा पे करना होता है. The promise or order which is unconditional and is capable of change through transfer by valid negotiation. So इस सारी लाइन का मतलब क्या है? इस सारी लाइन का मतलब है कि जो आजकल के चेक्स हैं, जो काम आजकल के चेक्स करते हैं, पहले इनको काइंड ऑफ हुंडीज बोलते थे. सो आप एक लिमिटेड अमाउंट के बाद, लिमिटेड डेज के बाद आपको वहां पे पैसा पे करना होता था अनकंडीशनल, जिससे चार्ज कटता था कुछ, जो चेंज करते थे नेगोशिएशन के थ्रू. सो कुछ पैसा था जो नेगोशिएट करते थे कि कितना पैसा चार्ज होगा, उसके थ्रू वो उसको एक्सचेंज करते थे. सो हुंडी इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत विच मीन्स टू कलेक्ट. सो हुंडी रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम चेक बोलते हैं, evolved on the Indian subcontinent जो ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता था. They generally have written in local languages. So local languages में लिखते थे. They were used as remittance instruments ताकि एक बंदे से दूसरे बंदे को सामान पहुंचाया जा सके, पैसा दिया जा सके. As credit instruments to borrow the money, पैसा borrow करने के लिए. For trade transactions as bills of exchange, trade transactions में bills of exchange के लिए. A hundi can be said to as an unconditional order in writing. So hundi को हम क्या बोलते हैं? Unconditional order है in writing, which is made by a person directing another to pay a certain sum of money to a person named in the order. So जो नाम उस हुंडी में लिखा हुआ है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट देनी है, बट वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या है? जितना आपको देने के लिए बोला है. सो यानी कि बैंक का काम करते थे. सो हुंडीज आर अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सिस्टम जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता था. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में ये कवर नहीं होती थी. Though normally regarded as bills of exchange, they were more often used as equivalents of checks issued by indigenous bankers. So मैंने आपको पहले बताया कि हुंडी बेसिकली एक चेक होता है जो बैंकर्स इशू करते हैं आज की डेट में. अब इट इज वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ हुंडीज. हुंडीज की कैटेगरी कौन सी थी? दर्शनी हुंडी. अब दर्शनी का नाम क्या होता है? दर्शन करा के, देख कर. ए हुंडी पेबल एट साइट, जिसको देखने के बाद आप पे करते हो उसको दर्शनी हुंडी बोलते हैं. मुद्दती हुंडी, म्यादी. सो मुद्दती का मतलब क्या है? इज वन विच इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. जैसे टाइम बिल होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही पे होती है. राइट. सो ये अलग अलग तरह की हुंडीज हैं. धनी जोग, ये है हमारी हुंडीज की क्लासिफिकेशन. दर्शनी, 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 एंड दीज आर मुद्दती, मुद्दती एंड मुद्दती. सो धनी योग, दर्शनी, धनी योग. अब द नेम इन हिंदी स्टेट्स, धनी मतलब अमीर आदमी, द ओनर. सो धनी जोग हुंडी इज वन विच इज मेड पेबल टू द ओनर और होल्डर और द बियरर. सो जिसके हाथ में वो चेक है उसको ये पे होती थी, जिसके नाम से है वो चेक उसको पे होती थी. इट इज जस्ट लाइक अ बियरर चेक की तरह ये होती है. साजोग, दर्शनी. सो जब भी दर्शनी आएगा तो हमने पहले अंडरस्टैंड करना है दैट इट मींस देखने के बाद. सो शाह मींस अ रिस्पेक्टेबल पर्सन हैविंग फाइनेंशियल वर्थ. शाह जोग हुंडी इज पेबल ओनली टू अ शाह. सो अ पर्सन हु इज ऑफ ग्रेट फाइनेंशियल वर्थ. इन सम रिस्पेक्ट इट इज सिमिलर टू अ क्रॉस्ड चेक. सो जब आप चेक के ऊपर दो लाइनें लगा देते हो, क्रॉस कर देते हो उसको, यानी कि इट विल बी पेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन ओनली, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है. सो लाइबिलिटी अराइजेस ओवर हु हैव रिसीव्ड द पेमेंट, जिसने पेमेंट रिसीव की है उसके लिए. फरमान जोग, फरमान जोग दर्शनी हुंडी, अ हुंडी विच इज पेबल टू ऑर्डर, जो ऑर्डर से पे होती है उसको हम फरमान जोग दर्शनी हुंडी बोलते हैं. फरमान रेफर्स टू द ऑर्डर. राइट. सो ऑर्डर यानी कि मैंने बोला कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा दे दो. सो मैंने क्या किया? मैंने फरमान सुनाया. इसको हम फरमान जोग हुंडी बोलते हैं. नेक्स्ट इज देखन कर. सो देखने के बाद इट इज पेबल टू द प्रेजेंटर और द बियरर ऑफ द हुंडी. जो प्रेजेंट कर रहा है या जो बियरर है ये उसको प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज दर्शनी जोग हुंडी बट मुद्दती. सो टाइम रिलेटेड. राइट. इसमें हमने पढ़ा ना, मुद्दती मींस म्यादी. सो टाइम रिलेटेड. It is payable to any person. There arises no liability who has received the payment. The payment is made for the
फिक्स्ड टर्म. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये फिक्स्ड टर्म के बाद होगी. फरमान जोग हुंडी. सो दिस टाइप ऑफ हुंडी इज मेड पेबल टू द ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म. एक ऐसे ऑर्डर के बाद होती है जिसमें हम फिक्स टर्म को फॉलो करते हैं. राइट. सो मुद्दती जब भी आ गया ना उसमें फिक्स टर्म तो आएगा ही आएगा. तो इसको हम बोलते हैं फरमान जोग. नेक्स्ट इज जोखमी हुंडी. सो जोखिम जिसमें रिस्क होता है, जोखिम. So jokmi means the risk. Such hundi is drawn against goods shipped on a vessel having a risk involved. So जब भी कोई सामान समुंदर में जाता है दूसरे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट होता है, लेकिन समुंदर में बहुत सारे रिस्क होते हैं. उन रिस्क के कारण जोखमी हुंडी इशू होती थी पहले. If goods lost in transit, the drawer or holder bears the cost. अगर ये ट्रांजिट में गुम हो जाते हैं तो ड्रॉयर उसको कॉस्ट को होल्ड करता है. एंड द ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स. ड्रॉई की फिर कोई लाइबिलिटी नहीं होती इन डिस्पैच गुड्स को लेके. इफ द गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, द ड्रॉयर और होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी. सो ड्रॉई की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती. राइट. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. Now we have just understood what did they do, how did they transfer the money after the starting of money, right? What were their financial documents called as? It was called as hundis. So कितनी तरह की hundis होती थी, क्या क्या वो करते थे. अब आ गया वो कौन कौन से काम करते थे, इकोनॉमिक लाइफ्स क्या थी. So people during those times were weaving cottons, dyeing fabric, making clay pots, utensils, handicrafts, cottage industries, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कार्ट्स, बोट्स और शिप चलाते थे. राइट. वो इतना जनरेट कर लेते थे, इतनी सेव कर लेते थे कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते रहते थे. द पीपल इन एंशिएंट टाइम्स वर एक्चुअली रिच. जनरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है कि वो जितना हो सकता था उससे ज्यादा कमाते थे. जितना उनका खर्चा था दे यूज्ड टू अर्न मोर देन दैट. सो फैमिलीज थी जो बिजनेस संभालती थी, सारा कुछ वो उनकी फैमिलीज ही करती थी. सो फैमिली सिस्टम बेस्ड अप्रेंटिस सिस्टम वाज इन प्रैक्टिस एंड फॉलोड इन एक्वायरिंग द ट्रेड स्पेसिफिक स्किल्स. जितने भी स्किल्स थे वो फैमिली ही उनको संभालती थी, फैमिली ही सारा कुछ मैनेज करती थी. द आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन एंड स्किल्ड लेबरर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स लर्नड एंड डेवलप्ड द स्किल्स एंड नॉलेज. सो इन लोगों ने बहुत सारे स्किल्स एंड नॉलेज को सीखा और डेवलप किया और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज राइज ऑफ इंटरमीडियरीज. अब राइज ऑफ इंटरमीडियरीज क्या होता है? इंटरमीडियट होता है बिचौले, जिसको हम आजकल ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, कमीशन एजेंट्स. सो ये सब धीरे धीरे आने शुरू हो गए इंडियन सिस्टम में जब इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ना शुरू हो गया. सो इंटरमीडियरीज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ द ट्रेड. दे हेल्प मैन्युफैक्चरर्स especially in the foreign trade. Foreign trade में बहुत help किया इन्होंने to take the goods to deliver it to the exporter, importer. The intermediaries consist of commission agents, broker, distributors for wholesale and retail trade both. Bankers ये काम करने लग गए, trustees का काम करने लग गए, executors of endowments का काम करने लग गए. Foreign trade was financed by loans. Foreign trade जो पैसा था वो लोन से फाइनेंस हो जाता था. The emergence of credit transactions and availability of loans and advances enhanced the commercial operations. ये सब commercial operations को enhance करते थे. The Indian subcontinent enjoy the fruits of favorable balance of trade. सब जगह favorable balance of trade था, where exports exceeded imports with large margins. This is very important to understand that the exports were more than imports. So आज की डेट में probably most of the time imports remain more than exports, right? But during those times India was an exporter, it's a very big exporter. So large margins होते थे और indigenous banking system इंडियन मैन्युफैक्चरर को, इंडियन ट्रेडर को या इंडियन मर्चेंट को ही बेनिफिट करता था और वो उनको और ज्यादा कैपिटल फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट देते थे. Commercial and Indian banks later evolved to finance the trade and commerce, and agriculture banks to provide both short and long-term loans to finance agriculturists. फिर उन्होंने agriculturist को लोन देना शुरू कर दिया. Now, important here is this is the time period mentioned. So 180 में 32% of जो contribution था वो इंडिया का था. 1000 AD,
सो 1 से लेके 1080 तक 32%, द लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। 155 एडी में 24.36% रीजनल शेयर था इंडिया का। 1850 5 to 16%, 5 to 10%, right? 1700 to 1750 25% of world's industrial output इंडिया से निकलता था। इनपुट नहीं, आउटपुट। 1700 एडी में 24.46%, 1600 एडी में 24.41%। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। 1970 में ओनली 9.2% वर्ल्ड इनकम ब्रिटिश एम्पायर के पास था सारा। 1980 में 2%, 1900 में 2%, 1913 में 5.4%, लेकिन ब्रिटिशर्स ले जाते थे सारे। 1952 में ओनली 3.8% ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम, 1973 में 3.1%, एंड 1991 में हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना पड़ा। सो दिस इज द बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो वर्ल्ड इकोनॉमी में 1 एडी से लेके 1991 तक क्या कर रहा था। Next and the important to note here is to discuss here is transport. Now India शुरू से ही लैंड एंड सी ट्रांसपोर्ट दैट इज मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस था। रोड्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन had assumed importance in the entire process of growth. The northern roadway route is believed to have lengthened originally from Bengal to Taxila. बंगाल से लेके तक्षशिला तक है। There were also trade routes in the south spreading east and west. Pepper, रोमन एम्पायर में पेपर वैल्यू करते थे बहुत ज्यादा वो लोग, राइट? सो इसको ब्लैक गोल्ड बोलते थे। सो बहुत सारे ऐसे राजे थे जो कन्फ्लिक्ट था एक दूसरे के साथ, लेकिन वो एक दूसरे को डोमिनेट करते थे, यानी कि हमेशा वो ये चाहते थे कि उससे बेटर मैं नजर आऊं किसी भी ट्रेड के लिए। सो alternate route to India for spices that led to the discovery of America by Columbus. इंडिया के स्पाइसेस इतने फेमस थे कि जो कोलंबस है वो जब इंडिया की कोई दूसरा रूट सोच रहा था, ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका ढूंढा, ठीक है, सो 15th सेंचुरी में, और उसके बाद वास्को डी गामा आया वो टू द शोर्स ऑफ मालाबार इन 1498 में। So Calicut was such a busy market, it was even visited by Chinese ship, essential oils और मैरा के लिए जो परफ्यूम्स में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, as well as pepper, diamond, pearls and cotton in India, right? So it was such a busy market. So धीरे धीरे करके इंडिया में स्लोली एंड स्टेडली बहुत सारी मर्चेंट कॉर्पोरेशंस स्टार्टेड अप। अब मर्चेंट कॉर्पोरेशंस का मतलब क्या होता है? मर्चेंट कम्युनिटी जो है वो पहले जब ग्रो होनी शुरू हो गई, पहले वो ग्रो नहीं करती थी, लेकिन जब वो ग्रो होनी शुरू हो गई, दे थॉट ऑफ स्टार्टिंग और मेकिंग द न्यू associations or such kind of autonomous bodies which will help the other merchants to come up and develop themselves, because government used to get maximum revenue from these tax collectors, so the market toll on behalf of its fellow merchants, so government used to get huge amounts by way of either the market toll or the tax collections. So government used to support the commercial activity during all the regimes of any of the kings, right? So during any regime, government was actually trying to support all the merchants. So just in the purpose of supporting, the merchant corporations have started up or growing. So next is major trade centers. There were large number of merchant corporations. Now merchant corporations, port towns, manufacturing towns, mercantile towns, right? Holy centers, pilgrimage towns. So India had lots of it since the beginning, since the ancient times. Now there were certain centers which were able to develop themselves as the major trade centers in the world. So one of them was पाटलिपुत्र, जिसको हम आज पटना बोलते हैं, right? So export of stones के लिए famous था ये. Peshawar is in Pakistan now. So exporting center for wool and import of horses. इंडिया, चाइना, रोम फर्स्ट सेंचुरी में बहुत अच्छा कमर्शियल एडवांटेज दिलवाता था पेशावर में। तक्षशिला, इंडिया और सेंट्रल एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट लैंड रूट था तक्षशिला। सो फाइनेंशियल और कमर्शियल बैंक्स, बहुत सारे ऐसे बैंक्स खुल गए थे वहां पे जो लोगों की हेल्प करते थे, जो मर्चेंट्स की हेल्प करते थे। इंद्रप्रस्थ,
इंद्रप्रस्थ, जिसको हम आजकल दिल्ली भी बोलते हैं, सो ये सब जगह से कनेक्टेड था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ come together, right? Mathura. Now, Mathura was a center of trade and people here life depends on commerce. Business के ऊपर ही dependent थे वो. बहुत सारे routes from South India touched Mathura and Broach. वाराणसी सिल्क क्लोथ एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप का बहुत अच्छा सेंटर था. इट हैड द लिंक्स विद तक्षशिला एंड भरूच. मिथिला मिथिला क्रॉस द सीज बाय बोट. ट्रेडर्स जो है वो मिथिला क्रॉस द सी बाय बोट्स थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ चाइना सी and traded at ports on the islands of Java, Sumatra, Borneo. So that is why it was famous for this cross sea trades. Ujjain, clothes. उज्जैन से we used to export the clothes, ठीक है, through the land routes of तक्षशिला and पेशावर. सूरत, गोल्ड बॉर्डर, जरी का काम होता था and the work of textiles, सूरत में होता था ये सारा. Markets to Egypt and Iran. Then there was Kanchipuram sari. Have you ever heard of it, Kanchipuram sari? So it was here that Chinese used to come in foreign ships to purchase the pearls, glass, rare stones, and they sold the goods and silk here. मदुराई बोलते हैं आजकल इसको. So it used to be the capital of Pandyas who controlled the pearl fisheries of the Gulf of Mannar. So Gulf of Mannar की pearl fisheries को ये control करते थे. It attracted foreign merchants, particularly Romans, for carrying out the overseas trade. Broach, the greatest seat of commerce in western India, Broach. It was situated on the banks of river Narmada and was linked with all important marts by roadways. सारे रास्तों से कवर था रोड्स के थ्रू. कावेरी पत्ता, सो कावेरी पत्तनम बोलते थे उसको. It was the scientific goods construction industry. As a society provides loading and unloading and storage facilities for merchandise. ये सारा सामान was going to Malaysia, Indonesia, China and Far East. It was the center of trade for perfumes, cosmetics, scents, silk, wool, cotton, pearls, gold and precious stones, and also for shipbuilding. Tamralipti. Tamralipti, greatest ports connected both by sea and land with the west and far east. It was linked by road to Banaras and Taxila. So ये सब हमारे cities थे which were in even in ancient times were famous for the exports and import of certain goods from the world over. The next is major exports and imports. So India used to export or import the spices, wheat, sugar, indigo, opium, sesame oil, cotton, parrot, live animals, animal products, hide skins, furs, horns, tortoise shells. So these were the even the metallic products like gold, silver, tin, copper, right? So India used to export or import lot many goods even in the ancient times. Position of Indian subcontinent in the world economy. We have just seen the position of Indian subcontinent. It states between the 1st and 7th centuries, India is estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world, controlling 1/3 and 1/4 of world's wealth line. एक तिहाई 33% पैसा इंडिया के पास था इस टाइम पे. The country was often referred to as Swarnbhumi and Swarndeep in the writings of many travelers. Magathenes, Fasian, Zhuang, Zhuanzang, Huanzang and others. इन लोगों ने बोला है कि इंडिया used to be the सोने की चिड़िया, स्वर्ण भूमि during these time periods. They repeatedly refer to the prosperity of the country. The pre-colonial period in Indian history was the age of prosperity for Indian economy. जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले हम लोग बहुत इकोनॉमिकली साउंड थे और हम यूरोपियन हमारे जो ट्रेडर्स थे वो यूरोपियंस के पास जाते थे. ग्रेट वॉयज ऑफ डिस्कवरी, बहुत कुछ डिस्कवर करते थे वो. इनिशियली दे केम टू प्लंडर बट सून रियलाइज द रिवॉर्ड्स ऑफ ट्रेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. पहले पहले उनको मुश्किल हुआ बट बाद में उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करना शुरू कर दिया.
Despite the growing commercial sector, it is evident that the 18th century India was far behind Western Europe. जो 18वीं सेंचुरी का इंडिया था वो वेस्टर्न यूरोप से बहुत पीछे रह गया इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड आइडियाज. सो टेक्नोलॉजी इनोवेशन और आइडियाज में बहुत पीछे रह गया. With the increasing control of the East India Company causing lack of freedom and no occurrence of agriculture and scientific revolution. So बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स बेसिकली कंट्रोल करने लग गए जिसके कारण फ्रीडम नहीं मिली और एग्रीकल्चर और साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो इंडिया ने शुरू किया था वो मासेस तक पहुंच नहीं पाया. Growth or preference to machines over manual skills made India a country which was prosperous, but people remained poor. So 18th century में Britishers have made their roots into India. The condition of Indian economy slowly changed. So change क्या था? This changed the condition of Indian economy from being an exporter of processed goods to the exporter of raw material and buyer of manufactured goods. India earlier used to export these goods, the manufactured ones, but later on India became the net importer of these goods, that is raw materials. So India begins to reindustrialize. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने दोबारा से अपना रीबिल्ड करना शुरू किया. वी हैव स्टार्टेड अप विद 5 ईयर प्लान्स. हमें सारी इंडस्ट्री दोबारा से शुरू करनी पड़ी. 1952 में 5 ईयर प्लान्स हैव स्टार्टेड अप विद मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स. ये सब हमने शुरू किया इंडियन गवर्नमेंट्स ने. द इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट रैपिड पेस. लेकिन उस टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो उतनी तेजी से डेवलप नहीं कर पाई. उसके कुछ मेन रीजंस थे. इंडिया के पास उतनी कैपिटल फॉर्मेशन कैपेसिटी नहीं थी. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, हमारा खर्चा बहुत था डिफेंस के ऊपर और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम था. एज अ रिजल्ट इंडिया रिलाइड हैवीली ऑन बोरिंग्स फ्रॉम फॉरेनर्स. सो इंडिया ने बाहर लोगों से लोन लेने शुरू कर दिए और उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में शुरू कर दिया. The Indian economy was one of the fastest growing economies in the world and today preferred to as a best FDI destination. आज की डेट में India is considered as the best FDI destination in the world. Now rising incomes, savings, investment opportunities, increased domestic consumption and younger population ensures growth for decades to come. So जो आगे आने वाली decades हैं उनके लिए वो growth express होती है. The high growth sectors have been identified which are likely to grow at a rapid pace world over. And the recent initiatives of Government of India, that is Make in India, Skill India, Digital India, rollout of foreign trade policies, they will help the economy in terms of export and imports of trade balance. So in these lines, we have talked about after independence to till today, right? The Indian economy after independence till now. So all the human beings, wherever they may be, they need different types of goods and services to satisfy their needs. अपनी needs को satisfy करने के लिए अलग-अलग तरह के goods and services उनको चाहिए होते हैं. For satisfying their need, every human has to perform certain activities. कोई भी इंसान है, he may be staying anywhere. He needs certain type of goods and certain type of services. वो कौन से goods and services हैं जो उसको चाहिए? He has to perform certain activities to satisfy his demands, his needs. So these activities can be divided into economic and non-economic activities. Economic activities कौन सी होती हैं? We have read this in economics as well, that economic activities are all those activities which are undertaken by the people to earn the money. So the primary objective behind these activities is earning money only. So economics activities help to earn the livelihood to fulfill the various, even the basic needs, right? So if a person is working as a worker in a factory, a manager in an office, doctor runs his clinic, teacher works in a school, these are all economic activities. Then there are non-economic activities. Now non-economic activities are all those activities that are required, that are undertaken by people without the intention of earning the money. So पैसे को earn करने के बगैर, without this intention, जब वो
कोई एक्टिविटी करते हैं उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। उनका पर्पस क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या हॉबी के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं व्हेन अ हाउसवाइफ कुक्स फूड फॉर हर फैमिली, अ बॉय हेल्प्स एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, गार्डनिंग, मदर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन। ये सब हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनके बाद में पैसे नहीं मिलते, राइट। सो ह्यूमन एक्टिविटीज को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वन इज इकोनॉमिक, वन इज नॉन इकोनॉमिक। नाउ व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? द बिजनेस, द प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट, ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। नॉन इकोनॉमिक आर रिलीजियस, पैट्रियोटिक और सोशल, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Now, what is the difference between economic and non-economic activities? Economic activities, these are those activities जिसका purpose is to earn the money and create the wealth. पैसा क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है। नॉन इकोनॉमिक का पर्पस क्या है? सिर्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल एंड इमोशनल नीड्स। जो इमोशनैलिटी है आपके अंदर, आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हो विद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेल द गुड्स और सर्विसेज टू अर्न द प्रॉफिट्स। सो आप गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हो फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। इनका ऑब्जेक्टिव इज नॉट द मॉनेटरी बट द सोशल वेलबींग एंड सोशल रिस्पेक्ट। People working in factories or cooking food in a restaurant or teacher teaching in a school. So वो लोग जो factories में काम करते हैं, cooking in a restaurant, we have just taken the example above as well. And non-economic हो गए जैसे housewife and teacher training to teaching his daughter, ये सब non-economic activities. Okay. Next is business. What do we mean by the business? So business एक वो economic activity है जो societies करती हैं। किस लिए? For the production and sale of goods and services required by the people. So वो production and sale जो goods and services के लिए होती है, जो लोग डिमांड करते हैं, it is aimed at earning money by satisfying the human demands. So इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है पैसे को अर्न करना by satisfying human demands, human की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ। सो हमने पहले भी देखा है जब हम चैप्टर शुरू कर रहे थे दैट बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज बेसिकली द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। जब आप अपने आप को बिजी रखते हो उसको हम बिजनेस कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन द बिजनेस एज बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी which is involved in the production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying the human needs in the society. So how do you earn a profit? We have understood that the purpose of business is an economic activity. Here is the definition completely defined in the characteristics of the business. So we say business is an economic activity. How is business an economic activity? A business is an economic activity when it aims at earning the money, for livelihood by satisfying the human needs. So we call it as an economic activity. The purpose of business is production or procurement of goods and services. Why do we produce or procure the goods? For the purpose of sale or exchange. So primarily the purpose of business is selling of goods, dealing in goods and services on regular basis. So if I purchase 100 mobile phones and I sell it in the market, will it be considered as my business activity? It will not be considered as a business activity till I keep on doing it for ages and years and years and years. Continue करना जरूरी है, only then it will be considered as a business activity. The basic purpose of any business is profit earning. If it is not profit earning, then it is non-economic. Uncertainty of earnings. So there is always a risk involved in the business. You may earn the profits or you may not earn the profits. So it depends on the business that you run. Element of risk. So what do we mean by element of risk? All the business activities carry some element of risk. It is mainly because of the fact that future is uncertain. Even the factories may have the fires, thefts, strikes, change in tastes and preferences. So possibility of uncertainty of earnings हमेशा रहता है. Creation of utility. Now the most important advantage and purpose of business is that we create a utility for someone else. For example, if I gathered few mobile phones from one of the factories and I further sell it to someone else,
So it means I might have added something, I might have given some value to it. So it creates a value or a utility for someone else to obtain. So किसी दूसरे को ये utility देता है. Next is profession. Now, business and profession both are different. Now, profession means it means an occupation, but profession is done by a person who is qualified in the special and specialized in a particular field of study. Only he can enter into a profession. So if you and I, without having any qualification, wants to become a doctor, we cannot. For that, we have to study MBBS. Lawyers, we cannot, because we have to study the bar council. We have to study LLB, basically legal profession. Similarly, chartered accountant. So we have to study CA. Only then we can be a professional. Employment, you do not need a particular skill to be employed. So there are a number of professions, there are a number of jobs that a person employed can do. He need not invest any money into it. So employer employee का relationship exist करता है. The person receives the salary or wage as a return for the work done. So एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में. एम्प्लॉयज गेट सैलरी और वेजेस फॉर देयर सर्विसेज. एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस मिलती हैं और रेगुलरिटी इन सर्विस रहती ही रहती है, सर्विस चलती रहती है. So what are the different comparisons, or what are the differences, points of difference between business, profession and employment? The main points of difference are: business, it can start at any time. It depends on the owner's decision, the amount of money that he invests in. Profession, membership of a professional body. आपको एक particular specialized field of study का understand करना, knowledge होना ज़रूरी है. Exams pass करना ज़रूरी है. Employee, he can work after getting an appointment letter. जैसे ही आपको appointment letter मिला, आप employment join कर सकते हो. बिजनेस का पर्पस है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. प्रोफेशन का पर्पस है सर्विस देना, एक्सपर्ट पर्सनलाइज्ड सर्विस, अपनी सर्विस देना. एम्प्लॉयमेंट इज एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना. देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, सो इट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड. एक पर्टिकुलर फील्ड में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए. It requires qualification and training as per the job requirements. So job requirements के हिसाब से qualification and training होना जरूरी है. The owner earns the profit. जो भी ओनर है वो प्रॉफिट अर्न करता है. तो प्रोफेशनल earns the fees and professionals fees अर्न करते हैं और एम्प्लॉय को हमेशा सैलरी मिलती है. बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है. प्रोफेशन में भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, दो पैसा कम इन्वेस्ट होता है, लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ कैपिटल. This requires Sir, no capital as such. And the employment does not require the capital. Risk involved. It is said that business is to risk. हमेशा business में risk तो रहता ही रहता है. The risk involved is less in profession. There is no risk involved in employment. All the risk belongs to the owner of that employee. Transfer of interest, business में yes, you can sell and you can transfer the interest. You can sell and you can transfer the interest. It is not possible in case of profession because it's a personalized service. So it is not possible at all in case of employment. Code of conduct, no specific code of conduct exists. For a professional to work, yes, there exists a full-fledged code of conduct that he has to follow. No code of conduct. There is a code of conduct. The employee has to follow a code of conduct, but no code of conduct exists. Specific code of conduct नहीं होता for a business, except in for those code of conducts whereby he has to produce the good products. Only then it will be sold, right? Next, classification of business activities. How can you classify the business activities? The business activities can be classified into industry और कॉमर्स. इंडस्ट्री का मतलब है जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम, एंड कॉमर्स का मतलब है जो हम एड्स टू ट्रेड, जो हम सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री को. अब अगर हम इंडस्ट्री में जाते हैं, सो इंडस्ट्री मींस वो एक्टिविटीज विच इज कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड. सो मैन्युफैक्चरिंग, इट मींस मैन्युफैक्चरिंग. So it includes raising, producing, processing or manufacturing of goods.
Okay, next is primary industries. Now, what are primary industries? Primary industries are those industries that help in extracting the goods from the goods. Basically, primary industry is primarily concerned with extracting the goods. So, natural resources को use करना, extraction of natural resources, reproduce them, develop them. डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स सो इसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल लेटर so okay so first one is extractive industry now extractive जो खोद के निकालते हैं for example all the metal industry sea the fish from the sea coal iron ore right so water ये सब extractive industries हैं mining hunting fishing from natural resources fruit gathering so primary industries करती क्या है? They supply the basic raw material to manufacturing industries and manufacturing industries convert these raw material into finished good. जो भी manufacturing industry है वो finished good में इन चीजों को convert करती है. Next are genetic industries. So genetic includes the agriculture, the poultry farming. So जिसमें पुरानी प्रोड्यूस से ही अगला प्रोड्यूस बनता है कैटल ब्रीडिंग फिश फार्मिंग राइट सो पुरानी प्रोड्यूस से ही उसके बीज से ही अगला प्रोड्यूस बनता है इसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं these were primary industries then there are secondary industries so secondary means conversion of raw material into finished goods okay so मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं यानी कि चेंज ऑफ शेप होती है we call it manufacturing industries so manufacturing industry can be divided into four parts the analytical industry the synthetical industry the processing industry assembling industry what is analytical the business engaged in this sector analyze and separate different elements from the same materials that is oil refinery so वो क्या अलग करते हैं जैसे हम कहते हैं ना crude oil so what do they segregate they segregate diesel petrol gas from the crude oil synthetic industry the business engaged in this sector combines various ingredients to produce a new product so अलग अलग ingredients को add करके वो नया product बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं तब सीमेंट तैयार होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये वो इंडस्ट्रीज हैं विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट एक स्टेज में नहीं बनता बहुत सारी स्टेजेस स्टेज नंबर 1 2 3 4 उसके बाद ये प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री गन्ने से फ्रॉम शुगर केन पेपर इंडस्ट्री सो इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस then comes the assembling industry so assembling industry means components बनते हैं बहुत सारे to make a new product नया product बनाने के लिए for example computer industry car industry उसके बाद इन सबको assemble किया जाता है so there may be someone from Ludhiana who manufactures the gears there may be someone in southern part of the country who manufacture the steering there may be someone else who manufacture the chassis and tires and seat covers and AC units and lightning units and everything else, right? So इन सबको बाद में इकट्ठा किया जाता है. We call it assembly industry. The next part is construction. Now, what is construction? These industries are involved in construction of buildings, dams, bridges, roads, canals, etc. The raw material required for these industries are supplied by manufacturing industries जैसे सीमेंट स्टील एक्सेट्रा इन सब से बनता है एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो निकालते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइक वी टॉक्ड ऑफ आयरन वी टॉक्ड ऑफ स्टील वी टॉक्ड ऑफ कोल राइट सो वी एक्सट्रैक्ट देम सो इन सबको मिला के बनता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री द नेक्स्ट इज टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है जितनी सर्विस इंडस्ट्री है वी कॉल द कंप्लीट सर्विस इंडस्ट्री एज द टर्शरी इंडस्ट्री टर्शरी इंडस्ट्री का काम क्या है टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली प्रोवाइड करती है सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सो व्हाट आर ऑल द इंडस्ट्रीज दैट आर इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर so transport banking communication insurance they are all part of tertiary sector so it is
the banking, insurance, advertising, communication, ये सब tertiary sector का part है. ये ऊपर सारी industries को support करती है for performing well. Now, after discussing this, is the next important step to discuss and understand is Make in India. This was started by the government of India on 25th September 2014. The basic purpose was to encourage the Indian nationals or international companies to come and manufacture their products in India. So this Make in India was started in primarily with these industries, 25 of them, right? So it includes automobiles, biotechnology, defense manufacturing, food processing, media and entertainment, pharmaceuticals, renewable energy, textile and garments, wellness, automobile components, chemicals, electrical machinery, information technology, process manufacturing, mining, port and shipping, roadways and highways, thermal power, aviation, construction, electronic systems, leather, oil and gas, railways, space and astronomy, tourism and hospitality. So Make in India was started in 2014 for these 25 industries. So anyone within India or outside India can start their production facilities in India. Now the second type of business that we discussed is one, if you remember, we discussed is industry. The second one is commerce. So business activity. Now what is commerce? Commerce means trade. So is this sum total of all those activities that are engaged in the removal of hindrances? Hindrances कौन से? Hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities. जो भी हम commodities की information देते हैं exchange के लिए, वो सब इसका part होता है. So commerce में क्या होता है? Trade and auxiliaries to trade, जिसको हम aids to trade भी बोलते हैं. So buying and selling of goods and services is known as trade. But there are a lot of activities that facilitate the process of trade. These are called auxiliaries or aids to trade. For example, you want to send your goods outside India. That is, you want to export your goods. Now, if you have manufactured the goods, then even you need to coordinate with the dock authorities. You need to coordinate with your exporters, with the banks. So the people or the organizations that help you in doing this are known as auxiliaries to trade. For example, they may include the banking, insurance, communication, advertising, and warehousing people. So industry looks after the production aspect of business, whereas commerce looks after the distribution aspect of the business. So anyone who helps you in this is known as auxiliaries to trade. Okay. So commerce includes the trade plus aids to trade. So trade and aids to trade is the combination for commerce. Now trade means purchase and sale of goods with profit motive. It is the connecting link between the producer and the consumer. In the process of trade, there exist various hindrances like hindrance of place. Now I have manufactured my product, say in Chandigarh, say in Delhi. I have to take it to Bombay to export it to such other countries through ship. Hindrance of time, hindrance of knowledge. Now people, everyone may not have the knowledge of the documents and exporter licenses and maybe the dealings with bank or insurance or communication industry, so may not have the knowledge about it. So the one who clears or clears this knowledge is known as auxiliaries to trade. So he is removing the hindrance of knowledge. It can be removed with the help of advertising, finance and such other things. So trade is the central activity जिस कारण से हम business को शुरू करते हैं. The exchange of goods and services is known as trade. Trade can further be subdivided into internal trade or external trade and entry port. ठीक है? What is internal trade? जो wholesalers होते हैं हमारे, who are a link between the producers and the retailers. They buy the in bulk from the producer and give it to small quantities to the retailers. Now, who is retailer? A retailer is a person who is a link between the wholesaler and the consumer in itself. He buys the products from the wholesaler and sell it to the consumer. He is a person, he is a last link in the chain of distribution. He is a person who stores the goods even in his shop till it is being sold. External trade. External trade or foreign trade means buying and selling of goods and services between two countries. Now,
दो कंट्रीज के बीच में जब भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय या सेल होंगे उसको हम हमेशा एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रेड इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है या एंट्री पोर्ट होती है। व्हाट इज इंपोर्ट? जहां पे हम गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट। If goods are sold to another country, it is export. What is entry port? When goods are imported from foreign countries with the object of re-exporting them to some other countries. जब हम दूसरे countries में इसको re-export करते हैं, ठीक है, इसको हम entry port बोलते हैं. So we purchase the raw shaped goods and we remanufacture them or maybe reconvert them for selling. So Indian firms importing the goods from Germany and Japan and exporting it to Nepal is entry port trade. Okay, next is auxiliaries to trade. Auxiliaries. What do we mean by auxiliaries? We have already discussed. Auxiliary means the aids to trade. वो सब चीजें जो help करती हैं किसी भी business को होने के लिए, उसको हम auxiliaries बोलते हैं. For example, transportation. So transporting goods from one place to another. It is not only the raw material which is transported. The finished good needs the transportation. The banking and finance facilities, the manufacturers may not be having the amount of money required for manufacturing, but they do have the skill to manufacture. So they need money. The banks help them with this money. Insurance. Insurance involves various types of risk. The business involves risks. Insurance is a supporting service that actually helps the business in reducing the various risks of we can say perils of sea, we can say fire, we can say risk of natural calamities, the accidents, loss of damages, right? So all these types of risks are covered under insurance, and the insurance company pays back the businessman the required amount. Warehousing. Warehousing is a place where the goods in bulk quantities are stored for future use. If you have heard of, I'll give you a natural example. These days, we may consume potatoes, we may consume onions, we may consume tomatoes and such other vegetables. You might have heard it from the vendor कि ये stored नहीं है, ये fresh है, ये stored है. ठीक है. सो व्हाट डज दिस स्टोर्ड है या स्टोर्ड नहीं है का मतलब? स्टोर्ड का मतलब है ये वेयर हाउस से नहीं आया. इट मींस इट्स अ फ्रेशली बेक्ड प्रोडक्ट. नाउ there is every possibility that a natural calamity may happen in any of the years. So we need to store these goods. We as a country need to store these goods for future use, so that जब भी कभी natural calamity या accident होता है, we can always send the goods or use the stored goods. Maybe at the times of drought, when the new production is for agriculture is not there, so we may use them. Advertising is a media which helps us in informing the people about the various products that are available in the market. So we do it through newspapers, TV, magazine, radio, internet. This is advertising. Next is communication. Now, what is communication? Communication is the means whereby the idea, facts, opinions gets exchanged. The emotions, the information gets exchanged between two or more persons. So the successful operation of business requires that there must be proper communication between the buyer and the seller. So buyer और seller में proper communication का होना बहुत जरूरी है. Communication between them is required for placing the orders, making complaints, making payments, for deciding the terms of the transactions, etc. जितनी भी इस transaction की terms हैं, उसको decide करने के लिए communication जरूरी है. So we can always say that communication must not be one-sided; it must be two-sided. Firstly, the buyer will tell or describe his requirements, and the seller will manufacture and send the requirements, and the seller will also discuss about the price at which such products are being sold. So these were auxiliaries to trade. Next is objectives of business. We've already discussed it earlier as well, that there are primarily two objectives for any business. One is economic, one is social objective. So what is economic objective? Economic objective is the objective of earning profits for future generations and for buying the new technology and for paying the employees and future development, right? So these are the economic objectives. Then what are the social objectives? The social objectives are help to the society. So firstly, we'll discuss about the economic objectives. So these are the objectives that give the financial benefit to a person, to a business, right? For example, earning profits. So earning profits is one of the most prime reasons
for entering into a business. If a businessman is earning the profits, then he's not doing any wrong. Why? Because he'll not keep these profits to himself. He'll further reinvest these profits to someone or some maybe somewhere else. इनोवेशन, नई नई चीजें प्रोड्यूस करना, इनोवेशन. The businessman innovates. The economic objective includes innovation of a new product, discovery of a new product, new and improved methods of same product, adoption of better system. So ये सब innovation का part होता है. Next is market standing. So creation of customers. So creation of customers is an important objective of business. किसी भी business का objective है कि customer ज़्यादा से ज़्यादा बने so that उसका product buy हो. When his product will be sold or will be purchased by the customers, he can earn better profits and can use these profits for future generations. He can also generate the better market share. Productivity. So productivity means the efficiency. किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और उसने इनपुट में क्या डाला है. सो द वैल्यू ऑफ हिज इनपुट्स. अगर उसकी वैल्यू ऑफ इनपुट एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट आर नॉट मैचिंग, यानी कि वो ज्यादा रॉ मटेरियल पे पैसा खर्चा कर रहा है बट उतना आउटपुट नहीं आ रहा, इट मींस ही इज हिमसेल्फ इज मेकिंग सम फॉल्ट इन द बिजनेस. कोई मैन मनी मशीनरी की जरूरत है उसको. It secures the good performance of managers. So हमेशा से good managers are needed by any business to conduct and coordinate the various business activities. Manager must be motivated ताकि उसको सारा काम ध्यान से कर सके वो. So इतना motivated होना जरूरी है उसका. वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड. सो वर्कर का परफॉर्मेंस और उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स द बिजनेस बेस्ट होना चाहिए. अगर बिजनेस में वर्कर्स हैं और वो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन? अगर वो वर्कर्स हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, सो पीपल विल ऑलवेज रिस्पेक्ट द फर्म जो वर्कर्स की रिस्पेक्ट करती है. कस्टमर्स विल ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम. द वर्कर्स विल गेट मोर इंसेंटिव्स बिकॉज द कंपनी विल सर्टनली अर्न मोर. The second is social objectives. Now, social objectives is something good for the society. Every organization, every business unit has the prime motive of performing better for the society in which they exist. So, what are the societies where they exist? The society is the business unit where they have set up a business unit. Now, these businessmen are using the water. They are polluting the water. They are using the air. They are polluting the air. Right. So, likewise, they have the objectives. They have social objectives. So, their best objective, their first objective is supply of good quality products, but at reasonable prices. Now, profit is the motive, but a limited amount of profit. ऐसा नहीं है the businessman thinks of earning maximum profit out of the first product he sells. There is every possibility that he may go in for a reasonable price. The importance of customers in the business has been recognized and accepted by every businessman. हर एक businessman इसको accept करता है. Welfare of employees. So, second prime motive है किसी भी business का कि जो employees जिन्होंने उस factory को खड़ा किया है उनके welfare के ऊपर ध्यान दे, उनको better wages प्रोवाइड करे, उनको कैंटीन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करे सो दैट दे ऑल मस्ट फील सेटिस्फाइड. They have their advantages or responsibilities towards the community as well. So we have just discussed that since they are using the air, they are using the water and such other services of the even the electricity of the community. So it is their prime duty that they shall pay back to their societies by opening up more charitable hospitals, educational institutions, by providing more employment opportunities, and by promoting various arts and sports for the society where they exist. Now, role of profit in business. Why is profit important in a business? Profit is the prime reason for the existence of a business. The businessmen require the profits for survival, for growth, for prosperity, and for prestige of the business. Now, profit is a source of income. सारी की सारी income business को profit से होती है. It is essential for growth and expansion. If you require modern technology, if you require bigger campuses, if you require more employment, so you need the money.
So that is why growth and expansion is important. Profit is the index of business performance. So it is the index of business performance. If you are earning a profit, if a firm is earning a profit, it means it is doing well, it is performing well. Reward for risk taking. A business is to risk. We have already discussed. Now, a businessman takes a risk of his capital, of his investment, of his time. And if he does not earn the profit, then his whole interest of risking his life will go waste. So, what he does is he starts earning the profit. He starts using the profit in a way which is suitable. प्रॉफिट एनहेंसेस दी प्रेस्टेज. जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी बढ़िया रिस्पेक्ट होगी मार्केट में, उतना ही प्रेस्टेज बढ़ेगा. It improves the bargaining strength of the customer. Customer can always bargain that yes, he is earning profits, so it means he is doing well. So उसका bargaining बढ़ जाएगा. It improves the efficiency of the business. So business की efficiency profit से improve होती है. The employees will get more salaries, more perks. When the employees get more salaries, they will be more motivated to work further. Now, next is business risks. So we've already discussed that risk. So business is to profit. But how can a businessman earn the profit? By risking. So risking means possibility of loss. In business, risk is unavoidable. You cannot avoid the risk. Risk will happen. The risk of natural calamity, there are certain, the risk of competition even. Now, there are certain types of risk which can be reduced but cannot be avoided. So it can be defined as the chances of loss due to certain uncertain events in the future. For example, there are chances of decline in demand for product due to change in tastes of consumers or due to cutthroat competition in the market. Now, low demand results decrease in turnover and profits. Now, we can define the business and risks into two parts: the speculative risk and the pure risk. Speculative, जो हम अंदाजा लगाते हैं, possibility of gain as well as loss. Possibility, it will happen, ऐसा नहीं है. It may arise due to change in demand. The demand can increase or decrease. So change in price of raw material may increase or decrease, but you cannot change the price of finished product immediately. So इसलिए with the change in price, your profit margin reduces down. This is a speculative risk. Then there are pure risks. Now, pure risks, it involves the possibility of loss or no loss. The chance of fire, theft is an example of pure risk. Their occurrence may result in loss, whereas non-occurrence may explain absence of loss instead of gain. Nature of business risk, nature or characteristics of business risks are as follows. So द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर क्या क्या होती है उसकी, वो ये है. बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी के कारण होता है. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी का मतलब है कि फ्यूचर विल होल्ड व्हाट वी आर नॉट अवेयर. द नेचुरल कैलामिटीज, द एक्सीडेंट्स मे हैपन, द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, द गवर्नमेंट डिसीजंस may happen. So outcome of the event is not known in advance. We have already understood that risk is an essential part of any business. Without risk, the business cannot sustain. Profit is the reward for actually taking the risk. So the more the risk, the more the profits. So profit is basically the reward for the risks. Now, risk depends mainly upon the nature and size of the business. आप कौन सा business करते हो? What is its nature? What is its size? Whether you have taken the loan more than your earning capacity or some other reason. So these are also kind of risks that remain in the business. इन रिस्क से हम कैसे डील कर सकते हैं? Though there is no scientific method of dealing with the risk, but certainly we shall make out the efforts, we shall make out these efforts to try and reduce these kinds of risks. So कौन-कौन से efforts हैं? We shall take the precautionary measures like fire fighting equipments. अगर आग लग जाती है तो fire fighting होना चाहिए. We can take an insurance policy. बहुत सारे रिस्क उससे कवर होते हैं. Not to enter high risk businesses. वो बिजनेस में एंटर नहीं होता जिसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है. Take measures like creating provisions in the current earning as the case of provisions for bad debts. So कुछ provisions रख सकते हैं हम जिसमें हमें पता हो कि शायद ऐसा bad debt होगा.
नेक्स्ट इज व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। किसी भी बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज होते हैं? सबसे पहला कॉज है नेचर, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, रेन्स आ गई, लाइट आ गया, स्टॉर्म, फेमाइन, ये सब नेचुरल कॉजेज हैं। Economic causes, what do we mean by the word economic causes? It includes the uncertainties relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, change in technology, etc. ये economic causes हैं, economic reasons होते हैं इनके। Human causes, negligence of employees, the strikes, riots, stoppage of work due to power supply failure, ये सब human causes हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एक्सपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी चेंज हो गई, ये सब गवर्नमेंटल रीजंस हैं। फिजिकल कॉजेज, इट इंक्लूड्स द लॉस ड्यू टू मैकेनिकल डिफेक्ट्स, एक्सीडेंट्स फ्रॉम डिफेक्टिव मशीनरी, सो मशीनरी डिफेक्ट हो गई, राइट, प्रॉपर ऑयलिंग नहीं हुई, या किसी भी रीजन से मशीनरी डिफेक्ट हो जाती है। एंड मिसलेनियस कॉजेज, कभी ज़्यादा सनशाइन हो जाए, कभी लिक्विड गुड्स जो हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं उससे, सो दैट इज़ अ बिजनेस लॉस। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल गेट्स इवेपोरेटेड इन सनशाइन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू गैस, सो आपका तो खराब हो गया ना पेट्रोल, सो इट्स अ मिसलेनियस कॉस्ट। इंटरनल बिजनेस एंटरप्राइज, बहुत सारे ऐसे इंटरनल रीजंस होते हैं जिसके कारण ये बिजनेस, बेसिकली पर्सनल फेलियर फ्रॉम डेथ, इल और हेल्थ comes under this category. The dishonest employees, embezzlement, theft, they are also part of internal business environment. Procedure, what is the procedure for starting up a new business? सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी देखनी है, मे बी थ्रू न्यूज़पेपर्स, मे बी थ्रू मार्केट सर्विस, रिसर्च करके। फिर आपको ये डिसाइड करना है कितना बड़ा और कितना छोटा बिजनेस आपको एस्टेब्लिश करना है। आपको छोटा बिजनेस और बड़े बिजनेस का मतलब क्या है? छोटे बिजनेस और बड़े बिजनेस का सिंपल एक ही मीनिंग है कि आप उस बिजनेस में क्या करना चाहते हो, कितना बड़ा कितना छोटा बिजनेस आपका होगा, राइट। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, आप उस बिजनेस को कहाँ कहाँ शुरू करना चाहते हो? क्या अपने घर के आसपास करना चाहते हो, इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, और समवेयर एल्स? सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको बिजनेस शुरू कहाँ करना है। लोकेशन, फाइनेंशियल कैपिटल एक्विजिशन, कैसे करोगे, कि आप पैसा कहाँ से लाओगे? क्या आप बाहर से किसी से मांगोगे पैसा, या आप अपने रिसोर्सेज यूज करोगे, या मे बी आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू, किसी और के थ्रू आप इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकते हो, राइट। सो ये सब चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। ये क्या मतलब होता है फिजिकल फैसिलिटीज? फिजिकल फैसिलिटीज का सिंपल एक ही मीनिंग है कि आपको वो बिजनेस कहाँ पे शुरू करना है। फिजिकल फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बाकी सब चीजें कहाँ से आएंगी, ये सब चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ओके, सो फिजिकल फैसिलिटीज, प्लांट का लेआउट क्या होगा? प्लांट के लेआउट का मतलब क्या है कि कहाँ पे खोलना है आपने प्लांट, कितना बड़ा प्लांट खोलना चाहते हो आप, क्या क्या फैसिलिटीज आप उसमें देना चाहते हो, ये सब प्लांट लेआउट का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप किस स्ट्रक्चर में खोलना चाहते हो, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर योर, व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर योर फर्म। टैक्स प्लानिंग, सो कितना टैक्स, कब कब टैक्स, क्या आप टैक्स को अवॉइड करना चाहोगे? टैक्स ना देना जरूरी नहीं है वो आप एक एंटी गवर्नमेंट या एंटी लीगल काम कर रहे हो। टैक्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, टैक्स को प्लान करना चाहिए। यानी कि आप लोन ले लो तो आपको बाहर पैसा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय अ लोन फॉर योर हाउस, फॉर परचेजिंग योर हाउस, तो आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है। क्योंकि आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है तो आपकी वैल्यू टैक्सेशन में सब्ट्रैक्ट होके आती है। यानी कि वो डेट का जो इंटरेस्ट है वो माइनस होता है आपके टोटल टैक्स में। एंड देन यू आर स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस। सो क्या बिजनेस है, कब लॉन्च करना है, कौन लॉन्च करेगा, क्या क्या फैसिलिटीज आप उसमें दोगे, ये सब न्यू बिजनेस के स्टार्ट के टाइम पे आपको सोचना है। दीज आर द फैक्टर्स दैट हेल्प यू डिफाइन द न्यू बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू सेट अप।